जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और यदि मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक हमारा कितना हो गया है? 40 इंटू 7 करोगे तो 280 क्वेश्चंस के ऊपर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है आज की इस वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में भी 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 40 क्वेश्चन के माध्यम से हम और बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे व समझेंगे। क्या होता है देखिए, 60 नंबर का आपका पेपर होगा। इन 60 नंबर में से 40 नंबर आपके बुक में से आएंगे और 20 नंबर आएगा आपका सीडीपी में से, सीडीपी प्लस कंटेंट को मिक्स करके। तो यहाँ पर हम इन 40 नंबरों की तैयारी करेंगे जो आपके बुक से पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए मैं 40 क्वेश्चन को नए बना करके लाता हूँ। चलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो में देखता हूँ सबसे ज्यादा स्कोर किसका रहता है। पिछले वाले वीडियो में जो तारा रानी है उनका 32 स्कोर रहा था। काफी अच्छा स्कोर है, इसे और आप सुधारने की कोशिश करें। 35 तक लेकर के जाए कम से कम। यदि आप यहाँ पर 35 38 ये स्कोर करते हो तो आप पेपर में जाकर के कहीं 30 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, जितना से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है और समझना है क्वेश्चन को। चलिए तो आज के इस वीडियो पे जितने भी क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन, इनमें से आप गिनते रहिएगा कि आपके आज के इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिन लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है, अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाए। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। पहले नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस राजवंश के समय में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं हम? किसके समय में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त के समय में हुआ था, ठीक है। गुप्त वंश के समय में हुआ था। देखिए एक समुद्रगुप्त नाम है जो कि गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, यह आपको याद रखना है। और गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को ही एक ऐसा सिक्का है जिसमें कि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नाम है आपके सामने राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है। किसके? ब्रह्म समाज के, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? बताइए क्या होगा सही आंसर? बताना है, बताइए क्या होगा आंसर। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। क्या कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा गया है किसे? राजा राम मोहन राय को। और इस किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि चोल शासक राजा राज प्रथम का प्रमुख योगदान क्या है? सबसे पहले देखिए कि राजा राज प्रथम किससे रिलेटेड है? ये चोल वंश से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? चोल वंश से रिलेटेड है। इनका जो योगदान है, ये तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात आपको याद रखना है कि जितने भी चोल शासक हुए हैं वो अपने साथ अपने शासन काल में एक मंदिर का निर्माण करवाया है। जैसे कि नाम आता है राजा राज प्रथम, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसे ही इनके बेटे ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उसका नाम क्या था ये आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे, ठीक है। बेटे का नाम क्या था? बेटे के नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने भी एक मंदिर बनवाया था। मंदिर का नाम था गंगई कुंड चोलपुरम, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। जैसे कि कमेंट में मैं देखा था कि तारा रानी कह रही थी कि सर आप अभिकथन और रीजनिंग वाला ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए, और कह भी सही रही थी।
क्योंकि अक्सर पेपर में जो अब सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं पिछले लॉकडाउन के बाद से, अधिकतर क्वेश्चन अभिकथन और रीजनिंग से पूछा जाता है, मतलब कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को उनका बात सही लगा, उनकी बातें अच्छी लगी, तो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है अभिकथन वाले जो कि हम देखेंगे, डिटेल रूप में समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना है। पहला अभिकथन है कि अकबर ने दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हमने कल देखा था कि दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, हमने कल देखा था। दूसरा इसका कारण कह रहा है अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। क्या दोनों बातें सही है? हाँ, दोनों बातें सही है और इन दोनों के बीच में कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कारण भी सही है, दोनों ऑप्शन भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 5वां क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि जब अशोक शासक बनते हैं, जब राजा बनते हैं, उसके 8 साल बाद वो कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करते हैं, कलिंग में विजय प्राप्त करते हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में निर्दोष मारे जाते हैं, लोग अपने सगे संबंधी से बिछुड़ जाते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए सम्राट अशोक को बहुत ही खिन्न हुआ, तो इसके बाद उन्होंने शांति की नीति अपनाई, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, तो पहला जो बात है वो बिल्कुल सही है और इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? इसका वर्णन साथियों हमें मिलेगा आपका 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक का जो शिलालेख है, 13वें शिलालेख से हमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पहला बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा कारण कह रहा है कलिंग युद्ध के बाद हिंसा हुई और मृत्यु से अशोक को गहरी पीड़ा हुई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो दोनों ही बातें सही है, दोनों जो लाइन लिखा गया है दोनों ही लाइन सही है और इसकी व्याख्या भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही कारण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल शासक अकबर ने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल किया। बिल्कुल सही बात है। मुगल जो शासक थे अकबर, इनके शासनकाल में 9 प्रमुख रत्न थे, 9 प्रमुख ऐसे कवि थे जिनको रत्नों की उपाधि दी गई थी, जिनमें से कि एक नाम आता है बीरबल का। पहला लाइन सही है। दूसरा कारण कह रहा है बीरबल की प्रशासनिक क्षमताएं अकबर की सेना को मजबूत बनाने में सहायक थी। क्या दोनों बात सही है? आप लोगों ने नाटक देखा होगा अकबर और बीरबल का, तो वहां पर से ही ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। क्या बीरबल के वजह से अकबर का सेना मजबूत था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कारण गलत है। बाकी बात ऑप्शन दोनों ही सही है पर कारण गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, बंगाल में 1857 का विद्रोह बहुत प्रभावी नहीं था। कारण है बंगाल का क्षेत्र पहले ही ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हो चुका था। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मैं आपको प्रारंभ में ही मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप असेशन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इनमें आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो अभिकथन और कारण है ये दोनों सही है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये दोनों सही है तो जो कारण है वो ए का सही कारण है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों ही बातों को यदि आप ध्यान में रखोगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि क्या थी उनकी?
नाइटहुड किसकी उपाधि थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। बिल्कुल सही बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहां पर? यह हुआ था पंजाब में। ठीक है। दूसरा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक था। दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्या दोनों सही है? और सही है तो इनका कारण सही है या नहीं है, बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कारण सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। दूसरा है वे महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के समर्थक थे। क्या दोनों बात सही है? तो बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही बातें सही है और इनके कारण भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगले नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए 10वें नंबर का कि भारतीय मानसून जलवायु कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और कारण में कह रहा है कि मानसून की वर्षा से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है। तो बताइए दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन ए, भारत में पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है और कारण कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत मानसून की हवाओं को रोक करके वर्षा करता है। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में ठंडी हवाओं को रोकता है। कारण कह रहा है हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को बर्फीले हवाओं से सुरक्षित रखता है। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन ए, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में सकरा है, मतलब कि छोटा है। कारण कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच स्थित है। तो दोनों ही कारण सही है या नहीं है? तो दोनों ही कारण यहाँ पर सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है इसी प्रकार से एक और है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा कारण कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारी मात्रा में गाद जमा करती हैं। तो बताइए इनमें से क्या होगा आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन ए में क्या कहा जा रहा है? राजस्थान का थार मरुस्थल अत्यंत शुष्क क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल को पर्याप्त वर्षा नहीं मिलती है। तो बताइए दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा सही है? दोनों ही बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का झुकाव मौसम के परिवर्तन का कारण है। कारण कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये सूर्य है, पृथ्वी इसकी चारों ओर परिक्रमा करती है। क्या ये दोनों बातें सही है? सही तो है, पर क्या पृथ्वी का झुकाव सूर्य के कारण है? नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, पर सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का।
भारत में जलवायु का प्रकार विविधतापूर्ण है। दूसरा कह रहा है कारण में कि भारत का क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थितियां व्यापक है। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। भारतीय पठार क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध है। दूसरा कारण कह रहा है कि भारतीय पठार का निर्माण जलवायु चट्टानों से हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। चलिए अगला देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए कमजोर शासक, बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक गिरावट। निम्नलिखित ऑप्शन में से मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। आंसर है कमजोर शासक। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर शासक होने की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के, तो पहले संस्थापक कौन थे इसके। चंद्रगुप्त मौर्य इसके पहले संस्थापक थे। ठीक है, इनका प्रादुर्भाव कब हुआ। लगभग 2300 वर्ष पहले इनका प्रादुर्भाव हुआ था। देखिएगा अगला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना है। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था और मैंने आपसे कहा था कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आते हैं। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। ये था मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 22 नंबर का। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में से 3 राज्यों के नाम यहाँ पर है। तो बताइएगा 8 राज्यों में से 3 राज्य कौन कौन से हैं जो कि कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों से होकर के। आंसर है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए तो जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। निम्नलिखित ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य मैं आपको बार बार बताया हूं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यदि हम अधिकार की बात करें मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं। इन दोनों ही क्वेश्चनों को आपको वीवीआई लगा करके स्टार करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये कभी भी आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिक सा नॉलेज है ये। अगला देखना है आप सभी ने। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। उत्तर है आपका जम्मू और कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर से प्रश्न को सुनना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही सदनों में आपको प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। दोनों ही सदनों में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष आर्थिक सुधार लागू किया गया। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1991 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अपना स्कोरिंग करते चलना, क्योंकि 10 या 12 क्वेश्चन के बाद आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे अंत में पूछूंगा कि आज की इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा, इसलिए आप अपने साथ अपना स्कोरिंग करते रहना। मैं आपको एक दो उदाहरण भी देता हूं कि कल की वीडियो में कैसा किसका परफॉर्मेंस किसने सबसे बेहतर किया है। आज के इस वीडियो में देखता हूं कि सबसे अधिक स्कोरर कौन रहता है। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के इस वीडियो में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कौन थे। बताइएगा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उत्तर है फीमर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, जातिवाद को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया है? भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें 22 भाग है। मैं आपको हर एक बार बताता हूं, इसमें 22 भाग है। 395 इसमें अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। और इसमें जाकर के इसके जो लेखक है वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी मैंने आपसे कई बार बता रखा है, भीमराव अंबेडकर। आगे आप समझ जाना, ठीक है। और जो संविधान है, संविधान कब बन के तैयार हुआ था? ये 1949 में तैयार हो गया था। और इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था साथियों 1949 में बन करके तैयार हुआ था। लागू किया गया था, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जो कि इस दिन को हम किस नाम से मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसका सीधा सा आंसर होगा, जातिवाद को समाप्त करने के लिए संविधान में जो अनुच्छेद लागू किया गया था वो है अनुच्छेद 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आंसर है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है ताराबाई शिवाजी किस साम्राज्य से संबंधित थे? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखना है 31 नंबर का क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके बीच में हुई थी? यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिला है। पहला, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? उत्तर मिला आपको 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। पर किन किन के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि जो है शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कल के वीडियो में मैंने आपको कराया है, बताइएगा क्या होगा आंसर। आंसर है मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मीर सैयद अली अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है आपके लिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर में है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चार ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर होगा इसका पूर्व से पश्चिम दिशा में। यहाँ पर आप चार ऑप्शन बनाना, चार दिशा सूचक बनाना। सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इस साइड पश्चिम। तो देखिए नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम, मतलब कि ऐसे बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संसद में धन विधेयक का परिचय कहां पर दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? बताइएगा क्या होगा आंसर। आंसर है संपत्ति का अधिकार। मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे पास मौलिक अधिकार थे 7। 7 में से एक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान समय में कितने अधिकार है हमारे पास? टोटल 6 अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? उत्तर होगा मेघालय। भारत का पूर्व
स्विट्जरलैंड कहलाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए जिस चीज का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपना स्कोर अपने साथ काउंट करते रहिएगा, तो बताइएगा एक बार कि आपका आउट ऑफ 40 में से क्या स्कोर रहा है आज के इस सेशन से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर आपने कितना किया? प्रैक्टिस सेट नंबर आज को आपने कंप्लीट किया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में से आज के ये जो सेशन था इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है ये बताइएगा एक बार। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मैंने आपसे बताया था कि कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह है। इन 8 ग्रहों को आप 2 भागों में डिवाइड करिए, तो 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह शुरू होता है बृहस्पति शनि यूरेनस से, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कहा। इनमें से आपका क्या स्कोर रहता है आप बताइए। और जैसे कि मैंने आपको जब मैं अभिकथन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन करवा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि तारा रानी गोपे कोई है जिन्होंने कि अपना कमेंट सुझाव हमारे सामने रखा था कि भाई आपको क्या करवाना चाहिए, अभिकथन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन ज्यादा करवाना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई मैंने उनकी बातों को रखते हुए आज की इस वीडियो में मैंने ज्यादा से ज्यादा अभिकथन वाला क्वेश्चन करवाया है। ऐसे ही आपको जो सुझाव लगे आप अपना सुझाव हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल का सेशन होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से, और इसमें भी 40 क्वेश्चन होगा, तो आप एक बार पढ़ करके आइएगा।